हेलो स्टूडेंट्स। सो बेसिकली हम लोगों ने पिछले वीडियो में केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉजेस स्टेटमेंट देखा था और इक्विवेलेंस एस्टैब्लिश किया था उनके बीच में कि भाई केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉजेस स्टेटमेंट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये हमें पता चला था। अब आइए हम लोग कार्नोट थ्योरम की तरफ चलते हैं। कार्नोट थ्योरम ये एक्चुअली दो स्टेटमेंट से बना हुआ है। तो इसकी जो दो स्टेटमेंट्स हैं आइए मैं आपको वो दिखाता हूँ पहले। तो ये है कार्नोट थ्योरम। इसमें दो स्टेटमेंट्स और पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि दुनिया का कोई भी इंजन कार्नोट इंजन से ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता। जब जब कार्नोट इंजन और वो दूसरा इंजन दोनों ही सेम टू टेम्परेचर्स के बीच में काम कर रहे हों, यानी कि सेम टू टेम्परेचर्स के बीच में काम करने वाले दो इंजन अगर होंगे, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल को आप परफेक्टली रिवर्सिबल को आप कार्नोट इंजन कह सकते हैं। तो रिवर्सिबल इंजन और इरिवर्सिबल इंजन में से ज्यादा एफिशिएंट रिवर्सिबल ही होगा। ये कार्नोट थ्योरम है। यानी कि अगर आपने सेम टाइप का रिजर्वायर लिया है, टेम्परेचर T1 दोनों में सेम लिया है और टेम्परेचर T2 भी दोनों का सेम लिया है, और अगर एक रिवर्सिबल है और एक अगर इरिवर्सिबल है, तो एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल। कुछ भी कर लें आप, दुनिया में कोई भी इंजन बना लें बेहतर से बेहतर, अगर वो इंजन इरिवर्सिबल है तो उसकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से, रिवर्सिबल इंजन से हमेशा कम होगी। ये कार्नोट का पहला स्टेटमेंट है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है। ये तो पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है द एफिशिएंसी ऑफ ऑल द रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर इज सेम। यानी कि दुनिया का हर रिवर्सिबल इंजन अगर सेम टेम्परेचर्स के बीच में काम करता है, दुनिया का कोई भी रिवर्सिबल इंजन अगर सेम टेम्परेचर्स के बीच में काम करता है, तो ये हो गया फर्स्ट रिवर्सिबल इंजन, ये हो गया दूसरा रिवर्सिबल इंजन। तो दोनों की एफिशिएंसी एग्जैक्टली सेम होगी। कितने ही आप दुनिया में रिवर्सिबल इंजन बना दीजिए, अगर आपने हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर T1 लिया है और कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर T2 लिया है, तो बेसिकली एफिशिएंसी हमेशा सारे रिवर्सिबल इंजन की सेम ही होगी। इससे फर्क नहीं पड़ता आपने कौन सा वर्किंग सब्सटेंस इस्तेमाल किया है, आपने पेट्रोल, डीजल या स्टीम पे काम करने वाला इंजन बनाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों स्टेटमेंट को आई होप कि आप समझ गए होंगे। पहला स्टेटमेंट है कि दुनिया का कोई भी इरिवर्सिबल इंजन रिवर्सिबल इंजन से ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता अगर दोनों के दोनों सेम टू टेम्परेचर्स के बीच में काम कर रहे हैं। देखिए, अगर अलग अलग टेम्परेचर्स के बीच में काम कर रहे हैं तो फिर वो नहीं कह सकते, फिर उसमें इरिवर्सिबल इंजन भी आपके कार्नोट इंजन से ज्यादा बेहतर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने सपोज ले लिया यहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस, या फिर मान लेते 400 केल्विन ले लिया, लेट्स से 400 केल्विन, और यहाँ पे 100 केल्विन ले लिया, और ये ले लिया आपने कार्नोट इंजन या फिर रिवर्सिबल इंजन, और यहाँ पे आपने ले लिया 1 लाख का टेम्परेचर, और यहाँ पे आपने ले लिया 1000 का टेम्परेचर, और आपने जो है इरिवर्सिबल इंजन लगा दिया, तो फिर तो गारंटीड इरिवर्सिबल वाला इंजन ज्यादा एफिशिएंट होगा कार्नोट इंजन से या रिवर्सिबल इंजन से। तो मैं ये कह रहा हूँ कंपैरिजन के लिए ना इन्हें सेम रखना होगा और इन्हें सेम रखना होगा, ये बहुत जरूरी है। तो कंपैरिजन करना है तो सेम रख के देखना है। तो दुनिया के कोई भी मतलब अगर इंजन आप बनाते हैं तो वो इंजन अगर इरिवर्सिबल है तो उसकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से कम ही होगी अगर कार्नोट इंजन और इरिवर्सिबल इंजन को सेम टू टेम्परेचर्स के बीच में रखा गया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि दुनिया में कितने भी रिवर्सिबल इंजन बना लीजिए, सभी की एफिशिएंसी सेम ही आने वाली है, चाहे आप कोई भी वर्किंग सब्सटेंस यूज कीजिए। तो आइए इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक एक करके प्रूव करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बेसिकली दो इंजन लेते हैं दुनिया में। ये सोर्स का टेम्परेचर T1 है और जो ये है बेसिकली सिंक या कोल्ड रिजर्वायर कह सकते हैं, इसे हम लोग सोर्स कहते हैं, नॉर्मली इसे सिंक कहते हैं। तो एक सोर्स हो गया, एक सिंक हो गया। तो इनका जो टेम्परेचर है T1 और T2 है, अभी इसके बीच में हम रखते हैं दो इंजन, ठीक है। तो एक इंजन हम रख देते हैं रिवर्सिबल वाला, परफेक्टली रिवर्सिबल वाला, और एक रख देते हैं इरिवर्सिबल वाला, ठीक है। अभी रिवर्सिबल इंजन का कैसा है कि वो Q1 लेट से हीट लेता है या Q हीट लेता है लेट से, और इरिवर्सिबल इंजन Q डैश हीट लेता है। रिवर्सिबल इंजन लेट से वर्क करता है W, इरिवर्सिबल भी लेट से वर्क करता है W। हो सकता है ना, हीट अलग अलग ड्रॉ कर रहे हैं, वर्क तो सेम कर सकते हैं ना, एक चीज तो सेम कर सकते हैं, राइट।
लाइक आप इसको इमेजिन कीजिए ना कि जैसे उतना ही काम करने के लिए ये 500 जूल लेता है और उतना ही काम करने के लिए मान लो 700 जूल लेता है या 300 जूल लेता है या कुछ और लेता है, तो अलग अलग हीट पर भी सेम वर्क तो आ ही सकता है ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अच्छा, बाय द वे ये वर्क किसी में जा नहीं रहा है, दिस वर्क इज गोइंग टू द एनवायरनमेंट, ये भी एनवायरनमेंट में जा रहा है। तो रिवर्सिबल इंजन भी डब्ल्यू वर्क कर रहा है और इरिवर्सिबल इंजन भी डब्ल्यू वर्क कर रहा है। ये जो हीट रिजेक्ट कर रहा है ये बेसिकली Q माइनस डब्ल्यू है, और ये जो हीट रिजेक्ट कर रहा है ये Q डैश माइनस डब्ल्यू है। नाउ लेट्स अज्यूम कि एफिशिएंसी इरिवर्सिबल वाले की ज्यादा है। देखिए हम लोग कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट ले रहे हैं, स्टेटमेंट का उल्टा ले रहे हैं। स्टेटमेंट ने क्या कहा था, कार्नोट के स्टेटमेंट ने, कि रिवर्सिबल इंजन ही ज्यादा एफिशिएंट होगा इरिवर्सिबल से। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि इरिवर्सिबल ज्यादा है रिवर्सिबल से, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं। तो एफिशिएंसी जो होती है बेसिकली दैट इज वर्क डन अपॉन हीट टेकन। तो हीट इनपुट और वर्क आउटपुट का रेशियो, वर्क आउटपुट और हीट इनपुट, ठीक है। तो क्यू डैश हीट ली थी और डब्ल्यू वर्क परफॉर्म किया था, है ना। तो ये बड़ा हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू से, है ना। रिवर्सिबल वाले ने क्यू हीट ली थी और डब्ल्यू वर्क दिया था। अच्छा चलिए यहाँ से डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल कर देते हैं, तो 1 बाई क्यू डैश इज ग्रेटर देन 1 बाई क्यू, यानी कि हमें मिल जाएगा क्यू डैश इज लेस देन क्यू, या फिर सिंपली क्यू डैश क्यू इज ग्रेटर देन क्यू डैश। ये कैसे हुआ, देखिए 1/4 1/10 से बड़ा होता है ना, 1/4 1/10 से बड़ा होता है। लेकिन जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो भाई 4 तो 10 से छोटा होता है ना, तो उस वजह से यहाँ से हम बेसिकली यहाँ पहुंचे। तो आप जरा भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है, कि ये अचानक में इनइक्वालिटी ने अपना रुख क्यों बदल दिया, मोड़ क्यों लिया बेसिकली अपने आप को। तो एक्चुअल में दैट इज द रीजन। चलिए इसका मतलब हो गया कि Q माइनस क्यू डैश इज पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अब चलिए कंपोजिट इंजन बनाते हैं, इन दोनों से कंपोजिट इंजन बनाते हैं। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं कि ये रिवर्सिबल इंजन जो है ना, रिवर्सिबल इंजन, इसको जो वर्क लग रहा है, सॉरी ये जो वर्क दे रहा है, अब हम एक काम करते हैं इसको रेफ्रिजरेटर बना देते हैं, तो उतना ही वर्क ये लेगा। इसको जस्ट रिवर्स कर देते हैं, जो ये वर्क दे रहा है इंजन बन के उतना ही वर्क ये लेगा रेफ्रिजरेटर बन के। तो आइए इसे रेफ्रिजरेटर बनाते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो मेरे पास वही वापस से T1 है, यहाँ पे T2 है, ये रिवर्सिबल इंजन है और ये इरिवर्सिबल इंजन है। ये वर्क W देता है। अब इसे क्योंकि मैंने रेफ्रिजरेटर बना लिया, इसे मैंने रेफ्रिजरेटर बना लिया है, तो अब ये वर्क लेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, Q माइनस डब्ल्यू जो हीट है वो खींच रहा है नीचे से W वर्क लेके, और Q हीट ऊपर रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये बंदा Q डैश खींचता है, W वर्क देता है और Q डैश माइनस डब्ल्यू रिजेक्ट करता है। अब आप बोलेंगे सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, फिर से एक्सप्लेन कीजिए। ध्यान दीजिए, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है सिवाय इस और इस एरो के। ध्यान से देखिए, ये देखिए, और छोटा करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए, बिल्कुल एक ही फ्रेम में सब कुछ आ गया। आप देख सकते हैं T1 T2 सब कुछ वैसा ही है, R और I वैसा ही है, Q डैश नीचे जा रहा है, Q डैश माइनस डब्ल्यू सिंक को लूज हो रहा है, सब कुछ सेम है, हर चीज सेम है, सिर्फ एरो बदला है। तो बेसिकली जब नीचे आने वाले एरोज थे तो वर्क बाहर जा रहा था, ऊपर जाने वाले एरोज हैं तो वर्क अंदर जाएगा ना, दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें बखूबी समझ में आ रही। तो मैंने कुछ भी अलग नहीं किया, डोंट वरी अबाउट इट, कुछ भी अलग नहीं किया। सिर्फ इस बंदे को जो कि हीट इंजन हुआ करता था उसे रेफ्रिजरेटर बना दिया। पहले ये वर्क दिया करता था, अब ये वर्क लिया करता है, अब ये वर्क ले लेता है अंदर, ठीक है। वर्क की जरूरत पड़ती है इसे हीट खींचने के लिए कोल्ड टेम्परेचर से, ठीक है। तो ये कंपोजिट इंजन बन चुका है। तो नाउ दिस इज अ कंपोजिट इंजन। बाहर से इन दोनों के अलावा कहीं से भी न वर्क बाहर जा रहा है न वर्क अंदर आ रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो इट्स अ कंपोजिट इंजन। तो अगर ध्यान दिया जाए टॉप मोस्ट पार्ट पर, इस पार्ट पर अगर ध्यान दिया जाए तो हीट जो अंदर घुस रही है T1 के, हीट जो अंदर घुस रही है, हीट गेन्ड बाय सोर्स इज सिंपली हाउ मच, हीट कितनी ले रहा है वो, Q हीट अंदर आ रही है और Q डैश बाहर जा रही है।
तो Q अंदर आ रही है, Q डैश बाहर जा रही है एंड दिस इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। तो हीट गेन ही हो रही है ना, ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब ये बड़ा है ना इससे, ठीक है। अरे कहाँ से आया ग्रेटर देन जीरो, इधर देखो ना यार, इधर देखो ना, Q माइनस क्यू डैश इज ग्रेटर देन जीरो, अभी तो प्रूव किया था थोड़ी देर पहले। तो बेसिकली मतलब हीट गेन ही हो रही है ना, लूज तो नहीं हो रही है ना, तो मतलब इसके पास हीट जा रही है फाइनली, ठीक है, इसके पास हीट जा रही है फाइनली। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, T1 है, इसके पास हीट जा रही है, वो है कितनी, Q माइनस क्यू डैश, इतनी हीट जा रही है। वर्क तो कुछ लिया नहीं जा रहा, ना लिया जा रहा है ना दिया जा रहा है, वर्क तो है ही नहीं। अच्छा नीचे से हीट कितनी जा रही है या आ रही है, लेट्स चेक कि जा भी रही है कि आ रही है, देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो T2 है बाय द वे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी बेसिकली ये है बाहर जाने वाली हीट और ये है अंदर आने वाली हीट, है ना। ये बंदे के पास आने वाली हीट ये है और जाने वाली हीट ये है। तो एक बार इसको भी सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, हीट लॉस्ट बाय सिंक, सिंक ने जो हीट लूज किया वो कितना है, तो Q माइनस डब्ल्यू माइनस क्यू डैश माइनस डब्ल्यू। तो बेसिकली W और W तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फिर से आ जाएगा Q माइनस क्यू डैश, यानी कि विच वॉज ग्रेटर देन जीरो, ये तो ग्रेटर देन जीरो था, है ना, ग्रेटर देन जीरो था। तो इसका मतलब हीट सच में लूज ही हुई है। देखो अगर ये लेस देन जीरो आता ना, अगर ये लेस देन जीरो आता तो बेसिकली हम कहते हैं कि हीट गेन हुई है, उसने लूज नहीं की बल्कि गेन हुई है। लेकिन यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा, हीट लॉस्ट, इसलिए मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, जाने वाले में से सब्ट्रैक्ट किया आने वाले को, जाने वाले में से सब्ट्रैक्ट किया आने वाले को, तो जाने वाला बड़ा आया ना बेसिकली, दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू आई। तो मतलब हीट सच में जा रही है T2 से, कितनी हीट जा रही है, Q माइनस क्यू डैश जा रही है। अब देखिए इसे ध्यान से देखिए, आप देख सकते हैं कि क्लॉजियस का स्टेटमेंट वायलेट हो चुका है, क्लॉजियस का स्टेटमेंट वायलेट हो चुका है। क्लॉजियस ने कहा था बिना कोई वर्क लिए कोई भी सेल्फ एक्टिंग मशीन कभी जिंदगी में कोल्ड टेम्परेचर की बॉडी से हाई टेम्परेचर की बॉडी को हीट ट्रांसफर नहीं कर सकती। सो एज हीट इज बीइंग ड्रॉन from sink and supplied to source without external help, hence Clausius statement यानी कि second law of thermodynamics is violated, which means it is impossible that जो ये है irreversible engine है is more efficient than reversible engine. This is not possible, which means what, a reversible engine is always more efficient than an irreversible engine, so hence proved. So that was the first part of the theorem जिसको हमने प्रूव किया है। कार्नोट थ्योरम का जो फर्स्ट पार्ट था कि दुनिया का कोई भी इरिवर्सिबल इंजन रिवर्सिबल इंजन से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता, वो साबित हो गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट पर, राइट। सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट को आइए देखते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने सोचा है कि जो सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट है उसे मैं सेकेंड वीडियो में जो है प्रूव करता हूँ, मतलब थ्योरम का जो सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं। अब सेकेंड पार्ट के लिए प्लीज देखिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।